नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए एक ऐसे रचनाकार की कहानी जिन्होंने अपनी कहानियों में जीवन की त्रासदी को पूरी संजीदगी के साथ मुखर किया है। मोहन राकेश जी की कहानी दोराहा आप लोगों के समक्ष सुनाऊंगी। चौड़ी सड़क पर चलते हुए केसरी ने महसूस किया कि वह अकेला है। कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, साथ नहीं। जीवन में न दिशा है न मंजिल। अच्छा है, मंजिल का मतलब है कहीं जाकर रुकने की कल्पना। वह ऐसी कल्पना करे ही क्यों? ओवरकोट की जेब में हाथ डाला, सिगरेट केस नहीं था। एक दुकान से सिगरेट लेकर सुलगाई और आगे चला। आकाश में बादल काले भी थे, सफ़ेद भी। काले बादलों में मंथरता थी। उनकी आकृतियाँ कम बदलती हैं। सफ़ेद बादल उड़े जा रहे थे, नए नए रूप बदलकर छितर जाते थे। केसरी ने मुंह से धुआं छोड़ा। वह ऊपर उठा और गायब हो गया। वह अपने जीवन को मिलाने लगा काले सफ़ेद बादलों से, मुंह के धुएं से। उसने विचारों को झटक दिया। क्या व्यर्थ की बातें वो सोचता है। क्लब में जाए, ताश खेले, पर नहीं, ताश सब खेलते हैं और जो काम सब करे उसे करने में क्या मज़ा। तो क्या करे? 6 बजे हैं और 11 से पहले नींद नहीं आएगी। पढ़ा जा सकता है, किसी अच्छी सी किताब के सहारे समय बीत सकता है, पर लोग लिखते क्या हैं? अधिकतर शब्दों के ताने बाने। और जब अपने ही विचारों की द्वंद समाप्त नहीं होते तो दूसरों के विचार जानने समझने की चेष्टा अपने पर ही व्यंग करना नहीं तो और क्या है। कुछ बैठकर कुछ सोचे। अब भी तो सोच ही रहा है। वह बुरी आदत है। टहलते टहलते सोचने का भूत सवार हो जाता है। सिगरेट को ज़मीन पर फेंक कर उसने मसल दिया। लाल अंगारों की तरह काली खरक गई। जीवन भी इसी तरह। एक दिन उसने हाथ जेब में डाल दिए। दृष्टि फिर आकाश की ओर उठ गई। सफ़ेद बादलों की सीढ़ियाँ सी बन गई थीं। पक्षी चहकते हुए चक्कर लगा रहे थे। दो एक पंख हवा में उड़ते हुए आए और ओवरकोट से चिपक गए। एक पंख में कई रंग थे। केसरी ने उसे सहलाकर जेब में डाल दिया। फिर सीटी बजाता हुआ तेज चलने लगा, मानो जेब में पड़ा पंख उड़ने और चहकने के लिए मजबूर कर रहा है। दोराहे पर रुका। सामने वाली सड़क बहुत दूर तक सीधी चली जाती है। दाईं ओर से घर जाया जा सकता है। दूर तक सीधे चले जाना हिम्मत का काम है। वह मुड़ा, सिगरेट मुंह में लगाई तो याद आया कि माचिस नहीं खरीदी। ऐसी बेवकूफ़ियाँ अक्सर हो जाती हैं। उसे आश्चर्य या पछतावा नहीं है। घर तक रोशनी की 13 खंभे लगे हुए हैं, पहला दोराहे पर और अंतिम घर के सामने। इनकी बत्तियाँ रात में जलती हैं, दिन में बुझती रहती हैं। उसके अंदर जो जलन है वह कभी क्यों नहीं बुझती? पर वह इंसान है, बिजली घर नहीं। इंसान जले तो जलता रहता है, बुझे तो बुझ ही जाता है। यदि इंसान का अपने घर पर, अपने पर नियंत्रण होता, जीवन में जगह जगह बटन होते, एक के दबाने से हंसता, दूसरे के दबाने से रोता, उठने बैठने, बोलने, चलने, सोने, खाने, नाचने, गाने के अलग अलग बटन होते। केसरी ने कल्पना की कि उसके शरीर में भी बटन लगे हैं और सोचते ही उसने मुंह से निकल गया, अहमक। होंठ काटकर उसने चारों ओर देखा कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। फाटक बंद था। उसने नौकर को आवाज़ दी, कबीरा जल्दी से फाटक खोल। ड्राइंग रूम केसरी को नया सा लगा। कबीरे ने खूब मेहनत की थी। उसने ओवरकोट सोफे पर फेंक दिया, रेडियो खोल दिया। कबीरा चिट्ठियाँ लाया। तिपाई की ओर इशारा करके केसरी रेडियो की सुई घुमाता रहा। कव्वाली, ठुमरी, दादरा, गज़ल, भजन और गीत। वह झुंझलाया। उसे कोई पसंद नहीं आया। रेडियो बंद कर दिया। सिगरेट सुलगाते हुए याद आया कि कबीरा डाक रख गया है। तिपाई पर एक साथ 15-20 चिट्ठियाँ देखकर वह आश्चर्य से चौंक गया। आसमानी रंग के लिफाफे के बाहर सुनहरे अक्षरों में न्यू ईयर ग्रीटिंग्स छपा देख
याद आया कि आज जनवरी की 1 तारीख है। उसने सोच लिया कि अब ऐसे ही कार्ड होंगे। अनुमान ठीक था। गिलबर्ट से पूर्णिमा तक सबने छपे हुए कार्डों के नीचे हस्ताक्षर करके भेजे थे। छोटा नीला लिफाफा बाहर से बंद था। उसे खोला तो कोई छपा हुआ कार्ड नहीं निकला। उसे कुछ तसल्ली हुई। नीचे नीले कागज की तह को उसने खोला। हरी स्याही से लिखी केवल एक पंक्ति उस पर चमक रही थी। नए वर्ष के दिन, पुराने वर्ष की स्मृतियाँ, श्यामा। पिछला साल पुराना हो गया। एक दिन के व्यवधान ने पिछले 365 दिनों की समष्टि को अतीत के तहखाने में डाल दिया है। जिंदगी के सूत्र में एक और गांठ पड़ गई, पुराने वर्ष की स्मृतियाँ। वे बातें जो जिंदगी पर गहरी छाप छोड़ गईं, उनके लिए छोटा सा शब्द स्मृतियाँ। उसने विचारों को रोका। दिमागी ताने माने कैसी उलझनों में ले जाते हैं। असलियत से दूर वह कहाँ से कहाँ चला जाता है। असलियत यह है कि आज 1 जनवरी है। मित्रों ने खुशी के पैगाम भेजे हैं और श्यामा ने यह एक पंक्ति, जिसके हरे शब्द नीले कागज पर उभर रहे हैं। हरे शब्दों की आकृतियाँ उसके सामने, इन शब्दों के पीछे जो आकृतियाँ हैं वे भी धुंध से निकलकर सामने आ रही हैं। शिमले के एक होटल में वह और पूर्णिमा बैठे थे। पूर्णिमा चाय पी रही थी या हल्की चुस्कियों के साथ समय बिताने का बहाना कर रही थी। वह कहानियाँ मेज पर रखे एक हाथ में उंगलियों से दूसरे हाथ को मसल रहा था। उसका प्याला खाली था। सिगरेट का आखिरी टुकड़ा वह इस ट्रे में डाल चुका था। पूर्णिमा ने मुस्कुराकर कहा, और सिगरेट क्यों नहीं मंगा लेते? उसने सिर हिलाया। तबीयत नहीं। और चाय? नहीं। कुछ दिनों तक वो लोग दोनों चुप ही रहे। पूर्णिमा हार कर बोली, यूँ जरा सी बात से तुम्हारा मूड बिगड़ गया। मेरे अपने विचार हैं, बुरा लगा हो तो मैं इस विषय में फिर न छेड़ूंगी तुम्हें। उत्तर न देकर वह तस्तरी के प्याले को घुमाता रहा। बैरे ने देखकर उसने कहा, बिल। बैरे ने प्लेट उठा ली। सड़क पर चलते हुए पूर्णिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चुप रहा। पूर्णिमा उतावली सी कहने लगी, मैं मान लेती हूँ कि मैं गलती पर थी। तुम कुछ बोलो तो सही। सर्दी कल से अधिक है, उसने उत्तर में कहा। मैंने सर्दी की बात नहीं पूछी। और कोई बात भी हो, जैसे मैं कहूँ और तुम समझ लो। उसने चोट की थी। पूर्णिमा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। वह रुकी तो उसे भी रुकना पड़ा। पूर्णिमा ने गंभीर होकर कहा, मैं इधर से घर चलूँ? अच्छा। वह आगे चल दिया। पैर तेजी से उठने लगे। वह जल्दी से अपने होटल पहुंचना चाहता था। अकेले बैठकर सोचना चाहता था। पूर्णिमा ने चाय पीते पीते कितनी बातें कह दी थीं। स्त्री के रूप कितनी जल्दी बदल जाते हैं। उसे क्या अनुमान था कि पूर्णिमा श्यामा के साथ अपने परिचय को लेकर ऐसी ऐसी बातें कहेगी। अर्थहीन व्यंग, इसलिए कि श्यामा के साथ उसे सहानुभूति थी। उसने अपने विचारों को छिपाया नहीं। जो सोचा पूर्णिमा से कह दिया। यही गलती हुई। कपट न करना गुनाह है। पूर्णिमा ने यह कहने का साहस किया कि श्यामा उसे बरगला रही है। मानो श्यामा के साथ परिचय थोड़े ही दिन का था। फिर भी वह यह अपना फर्ज नहीं था कि उसे रात पार्टी के बाद घर तक छोड़ आता। रिक्शा नहीं मिला। वह पैदल अकेली जाती। वह पूर्णिमा के साथ कई बार गया है, तो श्यामा को क्यों नहीं टाल देता। श्यामा अपने परिचय से उसे लगा कि वह एक कली की तरह है, जिसे शबनम घुलने से पहले नाखून चुभो दिया गया है। दूसरे परिचय में वह अधिक जान गया था। वह होटल पहुंच गया। सीधा अपने कमरे में जाता, पर बैरे ने पहले ही उसे एक पर्चा दिया। श्यामा ने घर आने के लिए लिखा था। पर्चा मिलते ही उसने छोटे से कागज के टुकड़े की अवहेलना करनी चाहिए, पर अब उसके मन से विद्रोह हुआ। यह कमजोरी क्यों? एक साधारण बैंक के आगे वह क्यों झुक गए जाए?
पूर्णिमा की आलोचना का महत्व ही क्या है, उसे जाना चाहिए, पर जाकर होगा भी क्या। श्यामा की मलिन हंसी, सोच विचार कहे वे सब। वह पहेली सी रहना चाहती है तो बुलाने से मतलब दिखावटी घनिष्ठता। ये लोगों के व्यंग से है, उन्हें उंगली उठाने का मौका दे, किस लिए? नहीं, वह स्त्री है, एक उलझन जो अपने आप सुलझती है मगर धीरे धीरे वह एक जाल की तरह फैलती है मगर स्वयं ही उधड़ने लगती है। फिर वह अभी उसका साधारण परिचित है। साधारण परिचित? साधारण परिचित तो कोई ऐसे बुला भेजता है। वह सड़क पर आ गया था, पैर चल रहे थे, वह जा रहा था। हृदय की गति थी, पैरों की गति थी, मस्तिष्क में गति थी, पर जैसे सब गतियों का सत्ता केंद्र अलग अलग थे, उन्हें आपस में न मतलब था न पहचान। वह भूला सा जा रहा था, सोच रहा था कि श्यामा के साथ उसका परिचय नहीं है। पार्टी में इतने मित्र थे पर श्यामा ने उसे ही साथ चलने के लिए कहा। घर पहुंचने से पहले बाग में टहलने का सुझाव दिया और फिर चाय पर बुलाकर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती रही। उस दिन जीवन की बेजारियों की ओर संकेत करके वह बार बार उसकी आंखों में क्यों देखती रही थी। फिर आज उसने घर बुलाया और वह खुद श्यामा के बारे में क्यों पूर्णिमा से इतनी पूछताछ करता रहा। उससे कह बैठा था कि श्यामा में एक विचित्र आकर्षण है जो साधारण लड़कियों में नहीं होता। पूर्णिमा इसलिए चिढ़ी थी। चांदनी में परछाई उसके आगे आगे चल रही थी, जैसे अवचेतन मन पैरों को खींच रहा हो। वह अचानक रुका। जहाँ से मुड़ना था वहाँ से वह आगे निकल गया था। एक दृष्टि लंबे रास्ते पर डालकर वह लौटा। श्यामा कितनी उत्सुक थी, गोल कमरे में ले गई थी और खुद उसने ओवरकोट की बटन खोलने लगी। उसने ओवरकोट नहीं उतारा, सोफे पर बैठ गया। श्यामा साथ में आ बैठी। एक किताब के पन्ने पलटते हुए उसने पूछा, तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल। पर्चा मिल गया था? हाँ। कैसे याद किया? बात करने का जी चाहता था। हेयर पिन उतार कर फिर लगाती हुई वह बोली, माँ गई है चंचल को छोड़ने, अकेले दिल नहीं लग रहा था। तुम्हें अकेले रहना बहुत पसंद है, तुमने कहा था। हाँ, पर हमेशा नहीं। वह मुस्कराई। ताज़ा मेकअप चेहरे पर खिल रहा था, पर उस ताजगी में भी मलिनता छिपी हुई थी। वह देखता रहा, सौंदर्य से अधिक उस दयनीयता को। श्यामा की आंखें जरा झुकीं। उन्हें अच्छी तरह लजाना नहीं आता था। एक गिलास पानी नौकरानी से कह दो। वह स्वयं उठी। जाते जाते उसने नौकरानी घर में नहीं है। श्यामा दरवाजे से निकल गई तो भी कमरे में बसी हुई सुगंध उसकी उपस्थिति का आभास देती रही। वह दृष्टि घुमाकर कमरे की चीज़ें देखने लगा। फर्नीचर में चमक थी, मेज पोस्ट नए थे, मेज पर लेटर पैड था। लेटर पैड के पहले सफ़े पर पेंसिल से लिखे 2 शब्द डियर मिस्टर काट दिया गया था। सजावट के सामान में 2 अर्धनग्न परियां। श्यामा पानी ले आई। गिलास लेते हुए उसने उसकी उंगली में अंगूठी देखी। अंगूठी में नीलम में अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर S। 4 घूंट पीकर उसने गिलास रख दिया। श्यामा अपनी पहली जगह पर आ बैठी। नौकरानी कहाँ चली गई? उसने पूछा। आज उसकी छुट्टी है, वह बोली। छुट्टी? मैंने कहा एक दिन आराम कर ले, रोज़ तो काम करती है। होंठ फिर मुस्कराए, पर वह भौहों पर खेलती करुणा को देखता रहा। पर्चा देने कौन गया था? उसने पूछा। मैं। श्यामा की बाँह उसके ओवरकोट की सिकुड़नों को छूने लगी थी। तुम गई थी? उसके स्वर में आश्चर्य था। क्यों, कोई हर्ज था? श्यामा बाचाल बनने की चेष्टा कर रही थी। वह देख रहा था कि उसकी आंखें जो बहुत गहरी थीं, उनकी तह तक जाना उसके बस में नहीं था। वह देख रहा था 15 दिन में श्यामा एक अबूझ पहेली के हल की तरह सरल लगने लगी है। वह समझा चुकी बात साफ थी। वह श्यामा के जीवन में पहला पुरुष नहीं था।
पूर्णिमा की कई बातें सच थीं, पर जिस सच्चाई से वह कड़वी बात कहती थी वह श्यामा के पतले होठों में कितनी लुभावनी और मधुर बनकर निकलती थी। उसकी छाती के बालों में खिलती हुई श्यामा बोली, उसने फिर भी प्यार किया है, वह इसे भूल नहीं मानती। सील उसके यौवन से निकट परिचित एक युवक है, वह उसी से खेलने लगी, मगर वह दूर दूर ही रही। सील की भावुकता को उसने फिर इस बात का दुख नहीं। निर्झर की उमंग की तरह यौवन की पहली उमंग थी। सील उसकी गति में अवरोध बनकर आया। वह जीत गई, समझी कि वह जीत गई और वह बह गया। गंभीर मैदान की गोद में आने से पहले नदी कई बार गिरती, टूटती और बिखरती है। वह अपराध नहीं, सत्ता का अनुभव है। अब वह भी जीवन में सम स्तर की पहचान बना चुकी है। उसे मंथर होकर चलना है। श्यामा उसे समझाने के लिए इतनी बातें कहती, वह उसके होठों की थिरकने गिनता, पलकों के निमेष गिनाता, माथे की सिकुड़ने गिनता। श्यामा समझती थी उसे बोलना चाहिए। वह जानता था कि बोलने से चुप रहना अधिक अच्छा है। उन होठों को, उन पलकों को देखते रहना। 15 दिनों की कहानियाँ बन गईं। कहा जाता है श्यामा चरित्रहीन है, केसरी पर डोरे डाल रही है, उसे फुसला रही है। श्यामा जो कभी सील से प्यार का दम भरती थी, सील के संघई चले जाने पर, वहाँ से उसे पत्र ना लिखने पर, उपहार ना भेजने पर उसका सिक्का दूसरों पर आजमाने चली है। जैसे खिलौनों से खेल रही हो, एक टूट गया दूसरा ही सही। वह सुनता था, वह देखता था, लोग इशारे करते थे, श्यामा उसकी बाह में बाहें डाले हुए चलती थी। लोग आवाज़ें कसते थे, वह मुस्कुराता था, किसी की परवाह वह क्यों करे। वह श्यामा से प्यार कर रहा था, उसके व्यवहार के लिए नहीं, सौंदर्य के लिए नहीं, उस मलिनता को दूर करने के लिए जो उसके व्यवहार में घुलती जा रही थी, उसके सौंदर्य में घुलती जा रही थी। तिरस्कृत होने की भावना बेचारी के जीवन रस को सुखा देती। वह यह नहीं चाहता था। सहानुभूत हो जाती है और सहानुभूत से प्यार। उस दिन प्रातः की झड़ी दोपहर बाद रुकी। उसने कमरे की खिड़की के पास बैठे हुए दरवाज़ा खुला और बंद होता हुआ देखा। पूर्णिमा थी। पूर्णिमा इतने दिनों के बाद। वह स्वागत के लिए उठा। पूर्णिमा बैठी, कुछ क्षण चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। आज कैसे भूल पड़ी, उसने पूछा। मिलने चली आई। तुमने कहा था ना कि 4 सप्ताह से अधिक नहीं रहोगे यहाँ। ख्याल है, अभी रहूँगा। पूर्णिमा जरा गंभीर होकर बोली, तुम्हारा विचार रहने का है, मैं जानती हूँ, पर तुम रहोगे नहीं शायद। पूर्णिमा की बात उसकी समझ में नहीं आई। वह इतने निश्चिंत स्वर में कह रही थी कि पल भर के लिए उसे स्वयं ही अपनी बात पर संदेह हो गया। फिर वह सोचने लगा, शायद पूर्णिमा यह समझी हो कि वह श्यामा के साथ उसे 4 बजे चाय पीनी थी। 3:30 हो चुके थे। वह बोला, चलते चलते बात करें तो कैसा रहेगा? 4 बजे मेरी चाय है। श्यामा के साथ? वह बोला नहीं, केवल सिर हिला दिया। कहाँ अपॉइंटमेंट है? उसने पूर्णिमा को देखा। पूर्णिमा की दृष्टि में भी उतना ही व्यंग था जितना स्वर में। उसके घर पर ही। उसने टाई ठीक करते करते उत्तर दिया, पर वह आज घर पर नहीं है। पूर्णिमा के स्वर में अधिक गंभीरता लाने की कोशिश की। 4 बजे तक आ जाएगी। वह अपॉइंटमेंट मिस नहीं करती। वह आज किसी वक्त भी घर पर नहीं आएगी। कोट को हैंगर पर ही छोड़कर पूर्णिमा के चेहरे को पढ़ लेने के इरादे से वह उसके निकट आया। पूर्णिमा की आंखें स्थिर थी और भौहें जैसे उपहास कर रही हूँ। आएगी नहीं? तुमसे किसने कहा? उसने पूछ लिया। श्यामा की माँ ने। श्यामा की माँ ने? हाँ, श्यामा 2-4 दिन लाहौर रहेगी, फिर कराची जाएगी, वहाँ से शायद। पूर्णिमा, वह अस्वाभाविक स्वर में बोला, तुम्हें किसने बहका दिया? मैं नहीं, तुम्हारे सब मित्र जानते हैं। वह और निकट आया। स्वर में स्वाभाविक रखकर उसने कहा, ये क्या पहेली है? श्यामा लाहौर रहेगी, कराची जाएगी? सील का यही प्रोग्राम है।
सील का? श्यामा की माँ कहती है कराची से शायद उसे संघई जाना पड़े। फट फट करती एक मोटरसाइकिल तेजी से आई और निकल गई। केसरी के विचारों का तांता टूट गया। होटल नहीं उसका घर, पूर्णिमा नहीं, सामने तिपाही पर नए साल के ग्रीटिंग कार्ड, हाथों में नीला कागज़, नीले कागज़ पर हरी पंक्तियाँ, पुराने वर्ष की स्मृतियाँ। वह हड़बड़ाया। झटके के साथ उसने छोटा कोट उतारा और सामने कुर्सी पर फेंक दिया। शरीर कुछ ऐसे हल्का हो गया जैसे पुराना साल गले से उतार फेंका हो। फिर वह सोफे पर लेट गया और हरे कागज़ की गोल करके उसके अंदर की छत की कड़ियों को देखने लगा। एक के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए। आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ यदि पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।